Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and today I will discuss on the topic of the rise of small kingdoms in South India. Let's start. The medieval era of 500 years 700 to 1200 CE saw some important development in the southern India. पाँच पाँच शताब्दी वर्ष पूर्व मध्यकालीन भारत ने बहुत सारे दक्षिण भारत में बदलाव को देखा, यानी मध्यकालीन भारत में ढेर सारे विकास हुए थे। मेनी रीजनल किंगडम्स रोज एंड फेल, बहुत सारे क्षेत्रीय शासकों का उदय हुआ और उनका अंत भी हुआ। अशोकास एडिक्ट मेंशन 3 मेन किंगडम्स ऑफ चोलाज, पांड्याज एंड चेराज। अशोक के एडिक्ट यानी अशोक के अभिलेख में 3 महान किंगडम्स का उल्लेख है जो जिनके नाम चोलाज, पांड्याज और चेराज हैं। इन द लेटर पीरियड द किंगडम्स ऑफ चालुक्याज एंड पल्लवाज रोज इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो चालुक्य और पल्लवों का जो क्षेत्र था वो आने वाले कुछ ही सालों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों तक पहुंच गया था। द राष्ट्रकूटाज रूल्ड ओवर द नॉर्थ पार्ट ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग दिस टाइम। राष्ट्रकूटों का जो क्षेत्र था वो दक्कन के उत्तरी भाग में था। लेट्स स्टडी अबाउट द चोलास पांड्यास इन डिटेल नाउ। आइए उन्हीं के बारे में डिटेल में जानें। देन फर्स्ट टॉपिक चोलास। इन क्लास 6 वी हैव स्टडीज अबाउट द चालुक्याज। दे वेर बिलोंग फ्रॉम कर्नाटका एंड पल्लवाज, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पिछली कक्षाओं में आपने क्लास 6 में चालुक्यों के बारे में अध्ययन किया था जो कि कर्नाटक वाले रीजन में थे, पल्लवाज जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में थे। इस क्लास में आपको चालुक्यों के बारे में चोलों के बारे में जानना है। द बिगिनिंग ऑफ द मेंडुअल पीरियड सा द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ चोला एम्पायर। मध्यकालीन भारत के शुरुआती समय में चोलों का एक्सपेंशन यानी फैलाव और यानी उसका उफान देखा गया। दे डिफीटेड द पल्लवा किंग्स एंड अदर लोकल रूलर्स। उन्होंने पल्लव राजाओं और दूसरे शासकों को पराजित किया था। They built a strong navy and even conquered Sri Lanka, earlier Ceylon, parts of Southeast Asia, and island of Maldives and Lakshadweep, and helped in the spread of Indian culture and foreign countries. उन्होंने एक बहुत बेहतरीन नेवी बना ली थी और उन्होंने श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिण में है, पहले इसको सीलोन के नाम से जानते थे, इस क्षेत्र को जीता था। साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों तक इनकी पहुंच बन गई थी। इसके साथ साथ मालदीव और लक्षद्वीप पर भी इन्होंने अपना विजय हासिल किया था और अपने कल्चर को विदेशी कंट्रीज़ में लेके गए। चोला किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेल्लौर टू पुडुकोटा एंड मैसूर टू मद्रास। चोलों का जो शासन था वो नेल्लौर से लेकर के पुडुकोट्टा तक और मैसूर से लेकर के मद्रास तक, जो कि आज के चेन्नई में स्थित है, यहाँ तक फैला हुआ था। द फाउंडर ऑफ चोलास वाज विजयालय हु डिफीटेड पल्लवाज। चोलों का जो नींव रखने वाले थे उनका नाम था विजयालय और उन्होंने पल्लवों को हराया था। हिज ग्रैंडसन परांतक फर्स्ट defeated the Pandyas king of Madurai
and ruled for 46 years. उन्होंने परांतक फर्स्ट, जो कि एक पल्लव किंग था, वो मदुरई का पल्लव किंग था, उसे हराया था। द चोला एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग राजराज फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। चोलों की जो सत्ता थी वो चोल शासक राजराज फर्स्ट के समय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। He pursued a policy of conquest for 14 years and conquered the Chalukya kingdom of Vengi and captured Kerala and Madurai. राजराज फर्स्ट ने विजय की नीति हासिल की, यानी 14 सालों तक वो युद्ध करता रहा और वेंगी के चालुक्य और केरला को और मदुरई को, इन क्षेत्रों को विजित किया। ही आल्सो बिल्ड द फेमस टेम्पल राजराजेश्वर एट तंजौर। उन्होंने राजराजेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में बनवाया था। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल डिपिक्टेड हिज कंक्वेस्ट। इनकी दीवारों पर इसके विजयों का उल्लेख किया गया है, यानी ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिसमें राजराज जो है शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त किया हुआ है। राजराज फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोल। राजराज फर्स्ट का लड़का राजेंद्र चोल था जिसने 28 साल तक शासन किया था। हु रूल्ड फॉर 28 ईयर्स। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, मलाया एंड पीगू। राजेंद्र चोल ने जो है इसने अपने टेरिटरीज़ को अंडमान निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, मलाया और पीगू तक अपने शासन का विस्तार किया था। ही डिफिटेड द पाला किंग महिपाल ऑफ बिहार एंड बंगाल। यही वो शासक था जिसने बिहार और बंगाल के शासक महिपाल को हराया था। ये पाल वंश का शासक था। ही टुक द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोलपुरम, यानी विक्टर ऑफ गंगा। उसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, यानी गंगा का विजेता, यानी गंगा के क्षेत्रों, गंगा घाटी के मैदानों तक इसकी पहुंच हो चुकी थी। कांस्टेंट वॉर एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष। इंटरनल कन्फ्लिक्ट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर इन अबाउट 1279 CE। लगातार युद्धों और आंतरिक कलह के कारण चोलों के शासन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। द राइज ऑफ हिंदू किंगडम एट विजयनगर गेव द फाइनल ब्लो टू चोला डिनेस्टी। द राइज ऑफ हिंदू किंगडम, दक्षिण में विजयनगर के प्रादुर्भाव यानी उसके उदय के साथ ही गेव द फाइनल ब्लो ऑफ चोला डिनेस्टी। उस समय चोलों का शासन बहुत प्रभावी था। अब देखिए नेक्स्ट है पांड्याज। द किंगडम ऑफ पांड्याज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 7th century CE। पांड्यों का जो राज्य था वो 7th century में एस्टैब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। दे रूल्ड ओवर मदुरई, तिरुनेलवेली एंड पार्ट्स ऑफ ट्रावनकोर। उनका शासन दक्षिण भारत में मदुरई, तिरुनेलवेली और त्रावणकोर के पार्ट्स तक फैला हुआ था। इट इज़ रेपुटेड टू बी द मोस्ट एंशिएंट ऑफ तमिल स्टेट। ऐसा माना जाता है कि ये तमिल स्टेट जो है बहुत एंशिएंट थे। कंदून गोरी स्टार्टेड द पांड्या रूल। पांड्या रूल इस्टेब्लिश करने वाले कंदून गोरी को माना जाता है।
His son Maruvarman Avni Suleimani came into conflict with the Pallavas. पांड्यों का एक शासक जिसका नाम मारुवर्मन अवनी था, इन्होंने पल्लवों के साथ संघर्ष जारी रखा था. ही अलाइंड विथ चोलाज एंड डिफीटेड पल्लवाज. ये पांड्य शासक था जिसने चोलों के साथ हाथ मिलाया और पल्लवों को हरा दिया. यानी चोल और पांड्य एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ पल्लव हो गए और पल्लवों को हरा दिया. पांड्यास कैरीड on the frequent wars with श्रीलंका. इन्होंने श्रीलंका के साथ युद्ध किया था. In the 11th century they were compelled to submit the supremacy of mighty Cholas. लेकिन 11वीं शताब्दी में क्या होता है कि चोलों ने इनको पराजित कर दिया था, क्योंकि सत्ता बहुत मजबूत हो चुकी थी इस समय. But in the 13th century they asserted their independence again under the Jalvarman Sundar Pandey, who ruled from 1251 to 1272. लेकिन होता क्या है, जब 13th सेंचुरी था तो उस समय पल्लवों ने अपनी स्वतंत्रता को जलवर्मन सुंदर पांड्य की अध्यक्षता में, यानी उसके सेनापतित्व में अपने आप को स्वतंत्र रखा. और उसका शासन 1251 से लेकर के 1272 तक है. ग्रेजुअली पांड्यास बिकेम द लीडिंग पावर इन द साउथ इंडिया. धीरे धीरे पांड्य शासक दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्तिशाली शासक बन चुके थे. Unfortunately, a civil war broke out among the number of contenders to the throne, which sealed the fate of this kingdom. लेकिन दुर्भाग्य से इन पांड्यों में ही सत्ता यानी राजगद्दी को लेकर के अपने में ही संघर्ष चलने लगा और यही इनके अंत का कारण भी बना. The Muslim invaders plundered and looted the kingdom and made it weak. इसके साथ ही साथ मुस्लिम आक्रमणकारी शासकों ने यहाँ आक्रमण किया था और इसे बहुत बुरी तरह से लूटा था और पांड्यों का शासन कमज़ोर पड़ गया था. In the 16th century, the Pandya kingdom was absorbed in the kingdom of विजयनगर. 16th सेंचुरी में क्या होता है, पांड्य जो किंगडम था इसको विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नेंस इन साउथ इंडिया. फर्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन. द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट. यानी इस समय राजा जो है राज्य का सर्वे सर्वा था, उसी का शासन चलता था. हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी. His prime duty was to protect the people from the internal disturbance and external attacks. उसका ऑफिस यानी उस समय शासन सत्ता राजतंत्रात्मक आनुवंशिकी पर आधारित थी. यानी राजतंत्र था, यानी राजा मर गया तो राजा का लड़का ही राजा बनेगा और उस राजा की सबसे मुख्य ड्यूटी ये थी कि वह अपने लोगों की रक्षा करेगा. इसके साथ साथ राज्य के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंस हैं और एक्सटर्नल जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, बाहरी जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, उनकी रक्षा करेगा. द राइट्स ऑफ द किंग वेयर अनलिमिटेड. राजाओं की जो शक्ति थी वो लिमिटेड नहीं थी. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो विभिन्न भागों में बटा हुआ था. द किंग रैन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स. राजा जो है मिनिस्टर्स की हेल्प लेकर के क्या करते थे, शासन सत्ता चलाते थे. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, इट मीन्स मंडलम्स. पूरे राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया था जिन्हें मंडल कहते थे. ईच प्रोविंस was under the control of an official who
वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द किंग। हर प्रांत का एक ऑफिसर होता था और जो राजा के आदेश के अनुसार काम करता था। नेक्स्ट, इकोनॉमी। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इट वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर्स। लैंड रेवेन्यू आय का एक बहुत बेहतरीन स्रोत था और ये फिक्स था, यानी जितना भी उगता था उसका 1/3 जो है चोला रूलर टैक्स कलेक्ट करते थे। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वाज गुड। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वेविंग वेयर द चीफ ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर, ट्रेड और वेविंग यानी बुनकरी यहाँ का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। द इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वेयर वेल डेवलप्ड विच इंक्रीज्ड द एग्रीकल्चरल यील्ड। यानी इरिगेशनल फैसिलिटी यानी कि सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी, इसलिए प्रोडक्शन यानी कृषि का उत्पादन ज़्यादा हुआ करता था। द चोला रूलर्स स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर। चोला रूलर्स जो थे यहाँ जो है पब्लिक वेलफेयर पर आय का एक बहुत बड़ा भाग खर्च किया करते थे। नेक्स्ट, सोसाइटी। द सोसाइटी ऑफ द साउथ इंडिया वाज आल्सो अ कास्ट रीडन like that of North India. The Brahmins, priestly class and Kshatriyas, warrior class dominated the lower class. देखिए दक्षिण भारत का जो समाज था वो जाति व्यवस्था पर आधारित था। उत्तर भारत की तुलना में जो है दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था पर आधारित समाज था। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो है लोअर क्लास पे डोमिनेट करते थे, यानी इनका वर्चस्व ज़्यादा था। द पीजेंट्स टिल्ड द लैंड विच बिलोंग टू द रूलर्स आर टेम्पल्स। यहाँ पर जो किसान होते थे वो खेती किया करते थे और रूलर्स और टेम्पल्स की देखभाल भी किया करते थे। Next, religion. Religion played an important part in the life of people in the South India. Buddhism and Jainism were not popular there. इस समय रिलीजन जो है लोगों के साउथ इंडिया में लोगों के जीवन पर एक महत्वपूर्ण अंग था। इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। इस समय हिंदू धर्म का बोलबाला था। हिंदुइज्म वॉज मोस्ट पॉपुलर रीजन। वैदिक सेक्रीफाइसेस वेयर क्वाइट कॉमन। लोग वैदिक सेक्रीफाइस जो है यहाँ काफ़ी कॉमन हुआ करता था। द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा आल्सो became important during this time. लॉर्ड विष्णु और शिव जी का जो धर्म था, यानी इन लोगों की ज़्यादा पूजा यहाँ होती थी इस समय। कांचीपुरम वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज़ ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल। कांचीपुरम एक अध्ययन का एक बेहतरीन सेंटर हुआ करता था जहाँ पर संस्कृत और क्षेत्रीय लैंग्वेज में जैसे तमिल भाषा में अध्ययन किया जाता था। इट वॉज आल्सो ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदू डिवोटीज़, जहाँ पर हिंदू भक्त जो थे यहाँ पर आया करते थे तीर्थयात्रा के सेंटर के रूप में। द भक्ति सेंट प्रीस्ट द टीचिंग ऑफ एपिक्स रामायण एंड महाभारता।
यहाँ पर बहुत ढेर सारे भक्ति संत हुए थे जिन्होंने रामायण और महाभारत के जैसे महाकाव्य के टीचिंग्स के बारे में उपदेश दिया है। द इपिक्स वेयर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। ढेर सारे इपिक्स को दक्षिण भारत की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। मेनी ग्रेट लिटरेरी वर्क लाइक द शिल्पाधिकरम एंड मणिमेकलई तमिल वेयर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ढेर सारे दक्षिण लिटरेरी वर्क्स जैसे ग्रंथ हैं शिल्पाधिकरम एंड मणिमेकलई। ये दो ग्रंथ जो है दक्षिण भारत के बहुत फेमस थे। मणिमेकलई तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। इस समय के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक थे। नेक्स्ट, एजुकेशन। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया were not only the places of worship but also important centers of culture, administration and education। पुराने समय में एजुकेशन के लिए कोई अलग से प्लेस नहीं हुआ करता था, इसीलिए मंदिर जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हुआ करते थे उन्हीं में एजुकेशन दिया जाता था। और यहाँ पर ये केवल पूजा के ही केंद्र नहीं होते थे, वो भारतीय कल्चर, प्रशासन और एजुकेशन के भी सेंटर हुआ करते थे। ईच टेम्पल हैड एन अटैच्ड माथा विच प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द स्टूडेंट्स। हर टेम्पल से एक माथा अटैच होता था, यानी जुड़ा हुआ था, और उस माथे में फ्री में एजुकेशन और लोगों के रहने का प्रबंध, यानी स्टूडेंट्स के रहने का प्रबंध और बोर्डिंग की भी सुविधा थी। Some temples emerge as leading cultural centers where fairs, contests and other cultural activities were organized। कुछ ऐसे टेम्पल होते थे जहाँ पर कल्चरल सेंटर बन गए थे, जहाँ पर फेयर जो है या कोई प्रतियोगिता हो गई या कल्चरल एक्टिविटीज़ के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभरते हैं। 2. संस्कृत continued as the language of scholars, Tamil, Kannada and Telugu also progressed। इस समय संस्कृत जो है भाषा का बोलबाला तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये भाषाएं भी प्रोग्रेस की। डू यू नो में देखिए, द फेमस सेंट एंड फिलासफर्स ऑफ दिस पीरियड वेयर शंकराचार्य एंड रामानुज। इस समय शंकराचार्य और रामानुज दो प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। नेक्स्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द रूलर ऑफ साउदर्न किंगडम वेयर नॉट ओनली द ग्रेट वॉरियर्स बट आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। दक्षिण भारत के जितने शासक हुए वो केवल एक बहुत बड़े योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया था। दे बिल्ड ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। उन्होंने ढेर सारे टेम्पल्स का निर्माण कराया था। द रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ वेयर इम्पॉर्टेंट वेयर बिल्ड इन 88th सेंचुरी। पहाड़ों को काट करके जो टेम्पल्स बनाए गए थे, और इन टेम्पल्स में महाबलीपुरम और कैलाशनाथ का टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है, जो कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। द शिवा टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज आर द फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ चोला आर्ट। चोलों के आर्ट की सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल जो है वो तंजौर का शिव मंदिर है और नटराज यानी शिव जी का ब्रॉन्ज की स्टैचू है, जिसका इमेज नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर महाबलीपुरम टेम्पल है, नीचे कैलाश नाथ टेम्पल है और बगल में ही नटराज की मूर्ति है। नेक्स्ट, शंकराचार्य। Many years ago,
When the practice of dharma was on the decline in India, Adi Shankaracharya appeared to the scene and propagated the ancient Vedic dharma in the form of Advaita, or philosophy of non-duality. बहुत साल पहले जब धर्म की प्रैक्टिस जो है नीचे गिर रही थी, उस समय आदि शंकराचार्य ये जो है इन्होंने एंशिएंट वैदिक धर्म को जो है आगे बढ़ाया था, और इनका जो धर्म था वैदिक अद्वैतवाद पर आधारित था। एट द अर्ली एज आदि शंकराचार्य लर्न द वेदास। बहुत कम ही एज में इन्होंने वेदों की शिक्षा अर्जित कर ली थी। ही रियलाइज दैट वननेस आर एकत्वम इज़ द इसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। उन्होंने महसूस किया कि सारे ज्ञान का सार वननेस है, यानी एकत्वम है। दिस इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, और यही अद्वैतवाद का सिद्धांत है, यानी द एब्सोल्यूट इज वन अलोन। नेक्स्ट, शंकराचार्य taught the rules of bhakti, योग and कर्म to brighten the intellect and purify the heart। इन्होंने हर्ट को प्योरीफाई करने और बुद्धि को ब्राइट करने के लिए इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, जो कि भक्ति, योग और कर्म के नाम से जिसे हम जानते हैं। अद्वैत इज़ द अवेयरनेस ऑफ डिवाइन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। इन्होंने अद्वैत के बारे में बताया था। अद्वैत को ही इन्होंने दैवी बताया था, अवेयरनेस, ठीक है, जो कि हर जगह मौजूद होता है। शंकराचार्य सजेस्टेड सत्संग एज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द साधना। इन्होंने बताया कि साधना करने के लिए सबसे पहला स्टेप यानी पहला चरण जो है सत्संग है। यानी साधना अगर करनी है तो अच्छे गुरु या अच्छे लोगों के संपर्क में रहना ज़रूरी है। सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपल। सत्संग का मतलब इन्होंने ये बताया कि जितने लोग बुद्धिमान और अच्छे लोग हैं, इनका साथ को ही इन्होंने सत्संग बताया था। He established 4 mathas in the 4 extreme corners of India to spread the message of Advait all over India। इन्होंने अद्वैत के मैसेज को दिखाने के लिए इन्होंने मठों की स्थापना की थी। वे क्या हैं? दे आर, फर्स्ट, नॉर्थ ज्योतिर्मठ एट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ बनाया था, जो कि नॉर्थ में है। वेस्ट में इन्होंने शारदा पीठ बनाया था, जो कि द्वारिका में है। भारत के पूर्व में गोवर्धन मठ बनाया था, जो कि उड़ीसा के पुरी में है। और साउथ में इन्होंने श्रृंगेरी मठ बनवाया था, श्रृंगेरी मठ एट श्रृंगेरी प्लेस पे। शंकराचार्य lived only for 32 years, but during that time he purified and consolidated the various schools of worship and brought them under the umbrella of one philosophical principle अद्वैत। यद्यपि शंकराचार्य जो थे कि वो केवल 32 साल तक ही जीवित रहे थे, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने जो है ढेर सारे स्कूल्स, पूजा और साधना के लिए ढेर सारे स्कूल्स खोल दिए थे, जो कि ऊपर मठ आप जान रहे हैं। और सारे विश्व को जो है अपनी फिलॉसफी यानी अद्वैतवाद की फिलॉसफी के साथ एजुकेशन दिया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।